भारत ने अपनी कंसाइनमेंट की सिक्योरिटी के लिए इंडियन नेवी को कहां पर भेजा है? अमेरिका ने भारत को कौन सा ऑफर दिया है जिसके बारे में भारत की सरकार गंभीरता से चिंतन कर रही है? कनाडा ने इंडियन ओरिजिन के इमिग्रेंट को डिपोर्ट करने के कौन से रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं? और ब्रिटेन की कौन सी नालायकी सामने आ रही है जिसकी वजह से चाइना के पास सारा डेटा जा रहा था? इसके अलावा भी काफी सारी इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं जो भारत के ऊपर भी इम्पैक्ट डालती हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन नेवी के बारे में। आपको याद होगा पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि रेड सी में हुदीस ने एक इंडियन फ्लैग शिप के ऊपर हमला किया था क्योंकि उसमें सऊदी अरब से परचेज किया हुआ क्रूड ऑयल लोडेड था। हमले में शिप तो डूब गया था, लेकिन यमन कोस्ट गार्ड की मदद से 13 इंडियन क्रू मेंबर्स को सेफ्टी के साथ रेस्क्यू कर लिया गया था। अब इसी रीजन को लेकर भारत की सरकार ने इंडियन नेवी की डिप्लॉयमेंट कर दी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि रेड सी और बाबल मंदाब स्ट्रेट, ये जो पूरा रीजन है, यहाँ से इंडियन फ्लैग शिप्स को एस्कॉर्ट करके सेफ्टी के साथ निकालने के लिए भारत ने यहाँ पर इंडियन नेवी की डिप्लॉयमेंट कर दी है। इंडियन नेवी के 3 वॉरशिप्स को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है, जिनके ऊपर नेवल हेलीकॉप्टर्स भी डिप्लॉयड हैं, और इसके साथ ही तीनों वॉरशिप्स को बोइंग P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस सी गार्डियन ड्रोन्स की भी सपोर्ट एक्सटेंड कर दी गई है, ताकि अगर इन केस हुदीस भारत के शिप्स को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं तो इंडियन नेवी खुद के वॉरशिप्स और कमर्शियल शिप्स की सेफ्टी के लिए प्रिपेयर्ड रहे। इंडियन नेवी ने जानकारी दी है कि उन्होंने बाबल मंदाब स्ट्रेट से 2 ऑयल टैंकर शिप्स को एस्कॉर्ट कर लिया है, एक MT कंपास और एक MT थालाटा। ये दोनों भारत आ रहे हैं। अब एक तरफ इंडियन नेवी ने इस रीजन में अपनी डिप्लॉयमेंट कर दी है, लेकिन दूसरी तरफ न्यूज आ रही है कि हुदीस ने एक बार फिर से रेड सी में सऊदी अरेबिया के कमर्शियल शिप के ऊपर हमला किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज आ रही है कि ये कमर्शियल शिप कार्गो लेकर रेड सी से बाबल मंदाब स्ट्रेट की तरफ अप्रोच कर रहा था। इस शिप का लिंक सऊदी अरेबिया से बताया जा रहा है, इसलिए हुदीस ने इसके ऊपर हमला किया है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस हमले में 3 क्रू मेंबर्स की जान गई है, जिसमें से 2 पाकिस्तानी नेशनल्स थे और एक इंडोनेशिया का, और कई सारे घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें पाकिस्तान की संख्या ज्यादा है। ये पहली बार हुआ है जब हुदीस के हमले में पाकिस्तान के किसी नेशनल की जान गई है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि पाकिस्तान इसमें क्या रिस्पॉन्स देता है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और बांग्लादेश को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश में भारत के हाई कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी सर भारत वापस आ गए हैं, और इन्होंने डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ 1-on-1 मीटिंग की है। बांग्लादेश में इन्होंने प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान के साथ भी मुलाकात की थी, और उनका मैसेज डिलीवर करने के लिए ये खुद ही डायरेक्ट भारत आए हैं और दिल्ली पहुंच गए हैं। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के चीफ पराग जैन सर अभी भी बांग्लादेश मिलिट्री इंटेलिजेंस के इन्विटेशन के ऊपर ढाका में ही बैठे हुए हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अमेरिका और भारत को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि अमेरिका के भारत में एम्बेसडर सर्गियो गौर ने फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री सर के बाद अब भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल सर के साथ भी मुलाकात की है, और भारत और अमेरिका के स्ट्रेटेजिक रिलेशंस को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए चर्चा हुई है। इसके साथ ही ये भी न्यूज आ रही है कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने अपने मून बेस्ड मिशन के लिए भारत की स्पेस एजेंसी इसरो को इन्विटेशन भेजा है, और चांद के ऊपर बेस बनाने का जो अमेरिका का सपना है, अमेरिका का जो मिशन है, उसमें इसरो को पार्टनरशिप के लिए इनवाइट किया गया है। अमेरिका का मून बेस्ड मिशन नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसमें अमेरिका अपने एस्ट्रोनॉट्स को शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए न सिर्फ मून के ऊपर भेजेगा, बल्कि मून के ऊपर वहां पर एक परमानेंट या फिर सेमी परमानेंट बेस बनाकर चांद की सतह के ऊपर ह्यूमन प्रेजेंस को डेवलप करना चाहता है। मून सरफेस के ऊपर एक सेटलमेंट बनाई जाएगी जहां पर एस्ट्रोनॉट्स जाकर वहां पर कुछ टाइम तक रहेंगे, रिसर्च करेंगे, और मून के रिसोर्सेज जैसे कि वाटर और आइस का इस्तेमाल करके लाइफ की पॉसिबिलिटी को चेक करेंगे कि वहां पर कैसे सरवाइव किया जा सकता है। स्टार्टिंग में छोटा सा बेस होगा जिसको बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। नासा के प्लान के अकॉर्डिंग ये सारा तामझाम मून के साउथ पोल के आसपास किया जाएगा। आउटपोस्ट में वहां पर एस्ट्रोनॉट्स के लिए हैबिटेट, पावर सिस्टम, अर्थ के साथ लिंक सेटअप करने के लिए प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम और साइंटिफिक रिसर्च फैसिलिटीज एस्टेब्लिश की जाएंगी, जहां से एस्ट्रोनॉट्स मून की सरफेस से स्टडी और रिसर्च कंडक्ट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अमेरिका मून को मार्स मिशन के लिए टेस्टिंग ग्राउंड बनाना चाहता है, यानी मार्स में ह्यूमंस को पहुंचाने से पहले मून के ऊपर भेजा जाएगा, वहां पर टेस्टिंग होगी, मून के ऊपर जो चैलेंजेस आएंगे उसको स्टडी किया जाएगा, और फिर उस एक्सपीरियंस को मार्स मिशन में इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि मार्स मिशन में गलती का स्कोप कम रह जाए, वहां का सर्वाइवल रेट बढ़ जाए, क्योंकि मार्स मिशन टाइम, रिसोर्सेस और बजट के लिहाज से कई गुना ज्यादा महंगा होने वाला है। इसलिए मून को एक तरह से टेस्टिंग ग्राउंड बनाने की कोशिश की जा रही है। अब अमेरिका ने भारत की स्पेस एजेंसी इसरो को इसलिए इनवाइट किया है क्योंकि भारत का चंद्रयान 3 मिशन, जो कि सक्सेसफुल रहा था, जिसमें भारत ने विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को मून के साउथ पोल के ऊपर लैंड करवाया था, यानी ये एग्जैक्ट लोकेशन है जहां पर अमेरिका
मून पे बेस स्थापित करना चाहता है। अब इस रीजन में भारत ने न सिर्फ पहली सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग की थी, बल्कि साउथ पोल के रीजन में जाने वाला भारत पहला देश बना था। अब जो मून के ऊपर बेस बनाने की बात हो रही है वो सेम इसी रीजन के आसपास बन रहा है। इसमें इसरो की भी एक्सपर्टीज है और भारत को इस प्रोजेक्ट में शामिल कर नासा को इसरो से लूनर सरफेस साइंस, रोबोटिक सॉफ्ट लैंडिंग टेक्नोलॉजी, सरफेस डेटा, इन सब का एक्सेस मिलेगा। जबकि भारत को देखा जाए तो एडवांस्ड अमेरिकन टेक्नोलॉजी, नासा का इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपीरियंस का डीपर एक्सेस मिलेगा। अब देखा जाए तो ये इंडस्ट्री आगे चलकर मल्टी बिलियन डॉलर्स या फिर हो सकता है कि कई ट्रिलियन डॉलर्स का भी रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। और भारत अगर स्टार्टिंग में इसका हिस्सा बनता है तो हम साइड बाय साइड अपने मून और मार्स मिशंस के लिए भी रेडी रहेंगे। वैसे भी भारत ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। अभी ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि बजट में भारत को कितना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। क्या भारत की सरकार अमेरिका के साथ मिलकर इस मून बेस्ड मिशन के लिए अलग से कैपेक्स अलॉट करती है या फिर इसरो को ही अपने बजट से निकालना पड़ेगा? अब आपको क्या लगता है कि क्या इसरो को अमेरिका का मून बेस्ड मिशन को ज्वाइन करना चाहिए? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के क्रूड ऑयल और गैस इंपोर्ट्स को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के कारण अब भारत को अपना एनर्जी सोर्सिंग नेटवर्क डबल से भी ज्यादा करना पड़ गया है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस सुरेश गोपी सर ने पार्लियामेंट को जानकारी दी है कि भारत पहले टोटल 6 देशों से ही LNG गैस परचेज किया करता था। 6 कंट्री से हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती थी, लेकिन अब जियोपॉलिटिकल रिस्क के कारण भारत को दूसरे सप्लायर्स की ओर शिफ्ट होना पड़ गया है और अब भारत आज की डेट में 15 देशों से LNG गैस इंपोर्ट कर रहा है। यानी LNG गैस की कंजप्शन ऑलमोस्ट सेम है, बस हमें अब ज्यादा देशों के पास जाकर छोटी छोटी क्वांटिटी में कंसाइनमेंट उठाने पड़ रहे हैं। सेम यही चीज क्रूड ऑयल में भी है। सरकार ने पार्लियामेंट में जानकारी दी है कि रीजन में जियोपॉलिटिकल क्राइसिस के पहले भारत सिर्फ 27 देशों से क्रूड ऑयल परचेज किया करता था, लेकिन अब भारत इस समय टोटल 41 देशों से क्रूड ऑयल की कंसाइनमेंट परचेज कर रहा है। सरकार ने बताया है कि ज्यादा कंट्रीज को सोर्सिंग नेटवर्क में ऐड करने से फायदे भी हो रहे हैं। किसी भी एक देश के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ रहा है। अलग अलग रूट्स और रीजन से सोर्सिंग करने का फायदा ये भी हो रहा है कि अगर एक साइड सप्लाई डिस्ट्रप्शंस हैं तो दूसरी साइड से हम हैवी वॉल्यूम उठा लेते हैं, जिसकी वजह से डाइवर्सिफिकेशन भारत के पक्ष में काम कर रही है। और मार्केट के अंदर इतनी वॉलेटिलिटी के बीच भी भारत को क्रूड ऑयल और गैस की शॉर्टेज नहीं हो रही है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और कनाडा को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि कनाडा ने इंडियंस को डिपोर्ट करने के पिछले सभी साल के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। न्यूज आ रही है कि इस साल के पहले हाफ यानी जनवरी से जून महीने में कनाडा ने 3,323 इंडियंस को डिपोर्ट कर भारत वापस भेज दिया है और अभी तो ये 6 महीने के नंबर्स हैं। इस हिसाब से इस साल के एंड तक कनाडा 6,000 से भी ज्यादा इंडियंस को डिपोर्ट कर भारत वापस भेज देगा। पिछले साल 2025 में कनाडा ने टोटल 3,700 इंडियंस को डिपोर्ट करके वापस भेजा था। यानी पिछले पूरे साल में जितने इंडियंस डिपोर्ट हुए थे उतने ऑलमोस्ट स्टार्टिंग के 6 महीने में डिपोर्ट कर दिए गए हैं। उससे पिछले साल 2024 में केवल 2,000 इंडियंस डिपोर्ट हुए थे। उससे पिछले साल 2023 में 1,100 के करीब, 2022 में 786 और साल 2021 में तो केवल 600 इंडियंस को डिपोर्ट कर भारत वापस भेजा गया था। यानी पिछले 5 सालों में कनाडा से इंडियंस की डिपोर्टेशन 10 गुना ज्यादा बढ़ गई है। मसला ये है कि कनाडा में पिछले कुछ सालों में दूसरी कंट्री से आए इमिग्रेंट्स की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ गई है, जिससे वहां पर हाउसिंग और रेंटल होम्स की डिमांड काफी तेज हो गई है। हेल्थ केयर, स्कूल्स और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी काफी प्रेशर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लोकल्स को परेशानी आ रही है। कल्चर डिफरेंसेस, कॉस्ट ऑफ लिविंग, हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी, जॉब्स में कंपटीशन, इसकी वजह से वहां के लोकल्स में अब इमिग्रेशन को लेकर नाराजगी लगातार बढ़ रही है और ये चीज अब पॉलिटिकल इशू बन गया है। अब जो दूसरी कंट्री से लोग इमिग्रेंट बनकर आते हैं वहां पर उनको तो स्टार्टिंग में वोटिंग राइट मिलते नहीं है, इसलिए सरकार के लिए वोट्स इकट्ठा करना भी इंपॉर्टेंट होता है, जिसके लिए वो लोकल्स को नाराज नहीं कर सकती है। ऐसे में गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बढ़ने के बाद अब इमिग्रेशन को कम करने के लिए सरकारें लगातार एफर्ट्स कर रही हैं, जिसके चलते कनाडा की गवर्नमेंट ने न सिर्फ स्टूडेंट वीजा और वर्क वीजा इशू करना कम कर दिया है, बल्कि जो भी फॉरेनर्स कनाडा के अंदर इलीगली रह रहे हैं बिना डॉक्यूमेंट्स के, उनको भी अब डिपोर्ट कर वापस भेजा जा रहा है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ब्रिटेन से और ये न्यूज प्रूव करती है कि क्यों भारतीय सेना अपने वेपन्स और ड्रोन सप्लायर्स के सामने स्ट्रिक्ट कंडीशन रखती है कि उनके अंदर चाइनीज कंपोनेंट्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि यूके की रॉयल नेवी की नेवल ड्रोन्स बोट में जो कैमरास लगे हुए थे वो कुछ सिग्नल्स और डेटा ट्रांसमिट कर चाइना भेज रहे थे। हैरानी वाली बात यह है कि नेवल ड्रोन बोट्स यूके की स्पाई एजेंसीज इस्तेमाल कर रही थी, जो कि एलीट फोर्सेज होती हैं, वो ये ड्रोन बोट्स इस्तेमाल कर रही थी।
न्यूज आ रही है कि ये जो ड्रोन बोट्स हैं ये एक ब्रिटिश डिफेंस कंपनी क्राकन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने मैन्युफैक्चर की थी, लेकिन उनसे गलती ये होगी कि उन्होंने इसमें फिट किए गए कैमरास थर्ड पार्टी कंपनी से परचेज किए थे, जिसने एश्योरेंस दी थी कि ये कैमरास पूरी तरह से सेफ हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि ड्रोन बोट्स में लगे कैमरास ऑनलाइन थे और चाइना के किसी आईपी एड्रेस के ऊपर सिग्नल्स भेज रहे थे। यूके ने बताया कि ये कैमरास केवल हार्ट बीट ट्रांसमिशन ही चाइना के आईपी एड्रेस के ऊपर भेज रहे थे, यानी कि कोई बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच नहीं हुआ है। कहने का मतलब है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अब इस डेवलपमेंट को डाउन प्ले करने की कोशिश कर रही है और ऐसे दिखाने की कोशिश कर रही है कि ये कोई सीरियस मामला नहीं है। लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ब्रिटेन ने इन कैमरास को ऑफलाइन कर लिया है, यानी कि इसके इंटरनेट कनेक्शन को डिसेबल कर दिया है और अभी असेसमेंट की जा रही है कि ये कितना बड़ा डेटा ब्रीच था। ब्रिटेन अपनी नेवी को मॉडर्नाइज करने के लिए इस तरह की और कई सारी ड्रोन बोट्स एक्वायर कर रहा है और ये ड्रोन बोट्स यूके स्टेट ऑफ होर्मुज में भी डिप्लॉय करने वाला था। अभी तो खैर ब्रिटेन और चाइना किसी वॉर या मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है, वरना चाइना इसको अपने एडवांटेज के लिए भी इस्तेमाल कर सकता था। इनकी एक्टिव लाइव लोकेशन को ट्रेस करने के बाद अपने एडवांटेज के लिए इस्तेमाल करता। कल को क्या पता अगर ब्रिटेन ये बोट्स स्टेट ऑफ होर्मुज के अंदर वहां पर डिप्लॉय करता तो चाइना इनके कोऑर्डिनेट्स सीधा ईरान को दे देता और ईरान आसानी से इनको निशाना बना लेता।